राजीव सिंह परिहार के YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के पार्ट 2 वीडियो पर बात करेंगे, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाइज प्लस उसके डिस्क्रिप्टिव पे बात करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हों उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि हम 10 से 12 क्वेश्चन पर वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो को बार बार सुनने से शिक्षा मनोविज्ञान ही नहीं, टेट संबंधी जितने भी वीडियो होंगे, यूपी टेट, सी टेट, वो सभी वीडियो हम डालेंगे, जिनको आप सिर्फ सुनने से आपका पूरा का पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। प्रयास करूंगा कि आगे एनसीईआरटी की बुक्स भी मैं पूर्णतया आपको तैयार करा सकूं व उसके सॉल्यूशन व ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन छांट कर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। आइए समय खराब न करते हुए हम डायरेक्ट अपने वीडियो पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद निम्न में से किस व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है? ऑप्शन ए है केवल आंतरिक व्यवहार, ऑप्शन बी केवल बाह्य व्यवहार, ऑप्शन सी दोनों आंतरिक एवं बाह्य व्यवहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो व्यवहारवाद केवल बाह्य व्यवहार पर बात करता है। डिस्क्रिप्शन दे लें, व्यवहारवाद केवल बाह्य व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। व्यवहारवादी उपागम इस मान्यता पर आधारित है कि वातावरण मानव व्यवहार का निर्धारक होता है। एक व्यक्ति एक परिस्थिति विशेष में क्या अनुक्रिया या व्यवहार करता है, यह इस पर निर्भर है कि पिछले समान परिस्थितियों में उसके व्यवहार का परिणाम क्या रहा। व्यवहारवादियों का मत है कि मानव व्यवहार निरीक्षण योग्य एवं मापनीय होना चाहिए। साथ ही उनका यह भी मत है कि व्यवहारिक क्रियाएं उद्दीपक, अनुक्रिया और पुनर्बल की क्रमिक पुनरावृत्ति द्वारा सीखने का परिणाम होता है। व्यवहारवादियों की मान्यता है कि मानव व्यवहार प्रायः सीखे गए होते हैं एवं मानव व्यवहार प्रायः परिस्थितियों एवं वातावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब है कि व्यवहारवाद केवल बाह्य व्यवहार पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई? ऑप्शन ए है वाटसन, ऑप्शन बी विलियम बूश, ऑप्शन सी विलियम जेम्स और ऑप्शन डी बीने। तो विलियम बूश ने प्रथम मनोविज्ञान के द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। विलियम बूश द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। याद रखिएगा, ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम बूश द्वारा 1879 में लिप्जिंग, जर्मनी में स्थापित की गई, जिसमें उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ प्रत्याक्षण, संवेदना तथा संवेग जैसी प्रमुख मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया। लिप्जिंग की प्रयोगशाला में बूश तथा उनके सहयोगियों ने मनोविज्ञान की विभिन्न समस्याओं पर उल्लेखनीय प्रयोग किए, जिसमें समय अभिक्रिया विषयक प्रयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। विलियम बूश को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो विलियम बूश ही ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की 1879 जर्मनी में लिप्जिंग में। अपने कई सहयोगियों के साथ उन्होंने यह प्रयोगशाला स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है,
वुश ने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित की? तो अभी चर्चा में भी आया 1879 में। यह परिभाषा किसकी है? अगला क्वेश्चन है। तो यह मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। क्या दिया है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। डेविस ने कहा है, स्किनर ने कहा है, बीएन झा ने कहा है, या इनमें से कोई नहीं? तो यह स्किनर का है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। बीएफ स्किनर ने 1904 से 1990 में क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं, जो व्यवहार को बदलने के लिए पुनर्बलन या परिणामों का उपयोग करते हैं। इनके शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और विज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है के तत्व को ग्रहण करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह स्किनर ने कहा है। और स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा था, जो व्यवहार को बदलने के लिए पुनर्बलन या परिणामों का उपयोग करते हैं। उनके तथ्यों में शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और विज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है के तत्व को ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है अनुशासन में, बाल विकास के ज्ञान में, मूल्यांकन में, या सर्वांगीण विकास में? तो सीधी सी बात है, जब सर्वांगीण शब्द आ जाए तो ऑप्शन पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, तो सर्वांगीण विकास पर सहायक है, ऑप्शन डी सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें मनोविज्ञान के सिद्धांतों, नियमों, विधियों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में उन सभी ज्ञान और विधियों को शामिल किया जाता है जो सीखने की प्रक्रिया में अधिक अच्छी प्रकार समझने और अधिक कुशलता से निर्देशित करने के लिए आवश्यक हैं तथा उनके सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। तो कहने का है कि शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है बालक के सर्वांगीण विकास में। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार अध्ययन के लिए कौन सी विधि अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है? तो कौन सी है? अवलोकन विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, सर्वेक्षण विधि है, या केस अध्ययन विधि है? कह रहा व्यवहार अध्ययन के लिए कौन सी विधि अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है? तो प्रयोगात्मक विधि जो है वो व्यवहार अध्ययन के लिए जो है अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है। प्रयोगात्मक विधि एक वैज्ञानिक विधि है। इससे प्राप्त निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध होते हैं। इस विधि में परिस्थितियों एवं पर मनोवैज्ञानिक का नियंत्रण होता है। इस विधि में परिस्थितियों पर मनोवैज्ञानिक का नियंत्रण होता है। इसीलिए इस विधि से कार्य कारण संबंधन सिद्धांत स्थापित किया जा सकता है। अतः प्रयोगात्मक विधि व्यवहार का अध्ययन करने का सबसे वैज्ञानिक और उद्देश्यपूर्ण तरीका है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रयोगात्मक विधि का आवश्यक अवयव है? क्या है? व्यवहार का परीक्षण ए नंबर, बी नंबर है व्यवहार का अध्ययन, सी नंबर है प्रयोग वस्तुओं का मिलन, डी नंबर है नियंत्रित अवस्था। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए व्यवहार का अध्ययन। यानी प्रयोगात्मक विधि का आवश्यक है व्यवहार के अध्ययन के लिए। ऊपर हम इसकी चर्चा कर भी चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन है। चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन है। नंबर ए
मापन, नंबर 2 वस्तुनिष्ठता, नंबर 3 परिकल्पना, नंबर डी नियंत्रण। तो चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन सी परिकल्पना है। चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन परिकल्पना कहलाता है। याद रखिएगा, चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन परिकल्पना कहलाता है। परिकल्पना शब्द परि प्लस कल्पना से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों ओर तथा कल्पना का अर्थ है चिंतन। इस प्रकार परिकल्पना से तात्पर्य किसी समस्या से संबंधित समस्त संभावित समाधान पर विचार करना। परिकल्पना किसी भी अनुसंधान का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। कर्लिंगर ने कहा है कि परिकल्पना को दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन मानते हैं। मैकडूगल ने कहा है परिकल्पना दो या दो अधिक चरों के कार्यक्षम संबंधों का परीक्षण योग्य कथन है। लुडवर्ग ने कहा है परिकल्पना एक प्रयोग संबंधी सामान्यीकरण है जिसकी वैधता की जांच होती है। अपने मूल रूप में परिकल्पना एक अनुमान अथवा काल्पनिक विचार हो सकता है जो आगे के अनुसंधान के लिए आधार बनता है। तो याद रखिएगा कि परिकल्पना का अर्थ होता है परि प्लस कल्पना। परि माने चारों और कल्पना का मतलब हो गया चिंतन। तो इस पर ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैकडूगल, कर्लिंगर, मैकडूगल और लुडवर्ग ने ही बात ज़्यादा की है। मैकडूगल ने तो कहा है परिकल्पना दो या दो अधिक कार्यक्षम संबंधों का परीक्षण योग्य कथन है। ये एक बार पूछा गया है। मनोविज्ञान प्रयोग का अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य होता है। मनोवैज्ञानिक प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य होता है ए सहसंबंध सत्यापन, बी प्रभाव संबंध का कारण पता चलता है, सी पूर्व घटनाओं का अध्ययन है या इनमें से कोई नहीं। तो मनोवैज्ञानिक प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य प्रभाव संबंध का कारण पता चलता है। मनोवैज्ञानिक प्रयोग से हमें प्रभाव संबंध का कारण पता चलता है। मनोवैज्ञानिक प्रयोग का मुख्य उद्देश्य प्रभाव संबंध का कारण पता करना होता है। निसंदेह मनोविज्ञान प्रयोग की एक प्रमुख विधि प्रयोगात्मक विधि है। इस विधि के प्रयोग की विशेषता है कि इसकी सहायता से प्राप्त प्रश्नों का विश्लेषण करके प्रभाव कार्यकरण का संबंध स्थापित करना होता है। प्रयोगात्मक विधि में परिस्थितियों को नियंत्रित करके व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी जेम्स और ऑप्शन डी दयानंद। कह रहा है कि किसने ये कहा है शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, विवेकानंद ने यह बात को कहा था। तो विवेकानंद का शिक्षा मनुष्य का अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है, यह कथन विवेकानंद का है। अरस्तु ने कहा था स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है, जबकि स्वामी दयानंद के अनुसार शिक्षा मानव जाति के विकास के लिए एक सर्वोच्च और सबसे महत्वपूर्ण नैतिक प्रक्रिया है। जेम्स ने शिक्षा को आचरण को अर्जित आदतों और व्यवहार की प्रवृत्तियों के संगठन के रूप में परिभाषित किया है। याद रखिएगा, ये परिभाषाएं ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो विवेकानंद ने कहा शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है, जबकि अरस्तु ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। स्वामी दयानंद ने कहा शिक्षा मानव जाति के विकास के लिए एक सर्वोच्च और सबसे महत्वपूर्ण नैतिक प्रक्रिया है, जबकि जेम्स ने आचरण की अर्जित आदतों और व्यवहारों की प्रवृत्तियों के संगठन के रूप में परिभाषित किया है।